नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल दुलिया और मैं हूं आपके साथ मनीषा शर्मा। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कर्नाटक चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस की बैठक और रात 8 बजे ये कांग्रेस विधायक दलों की बैठक बुलाई गई है और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वहां से, कांग्रेस मुख्यालय के बाहर से ये बैठक। और ये बैठक से पहले जो जश्न का माहौल है वो साहिल देखने को मिल रहा है और ये काफी महत्वपूर्ण भी हो जाता है क्योंकि कर्नाटक में जिस रुझानों की हम बात कर रहे थे, हालांकि आंकड़ा बीजेपी को ज्यादा जा रहा था, लेकिन उसी बीच अगर कांग्रेस मुख्यालयों की हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो बीजेपी के विधायक हैं, जो तमाम कार्यकर्ता हैं, उनमें जो जोश देखने को मिल रहा है। और ये ताजा तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को सुबह से ही दिखा रहे हैं क्योंकि सुबह से ही ये जो जश्न का माहौल कांग्रेस मुख्यालय में लोग अपने जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं, पटाखे फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं और ये कहीं ना कहीं जीत का जश्न मनाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं और लगातार इन तस्वीरों को हम अपने दर्शकों को सुबह से ही दिखा रहे हैं क्योंकि काफी अहम हो जाती है। कर्नाटक में सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच और जेडीएस के बीच माना जा रहा था, हालांकि अब जो रुझान आने शुरू हुए। तो मनीषा, लगातार हम तस्वीरें तो देख ही रहे हैं किस तरीके से जश्न का माहौल यहां पर बना हुआ है कांग्रेस मुख्यालय में। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, तमाम नेता हैं, वो लगातार जश्न के माहौल में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। और कर्नाटक चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक होगी। रात 8 बजे कांग्रेस ने विधायकों की यह बैठक बुलाई है। बेंगलुरु के हिल्टन होटल में यह बैठक होने वाली है और कर्नाटक में मतगणना के बीच संजय राउत का बयान भी सामने आया है, जहां पर बजरंगबली की गदा बीजेपी के सिर पर पड़ी है, ऐसा उन्होंने बयान दिया है। तो कर्नाटक में कांग्रेस की जीत, यहां पर मोदी शाह की हार है और यह 2024 के चुनाव की दिशा दर्शन है। ये तमाम बातें संजय राउत ने यहां पर कही हैं। और जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा था कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे उनमें जश्न का माहौल यहां पर सुबह से ही बना हुआ था। रुझानों की बात करें तो कांग्रेस को बहुमत से ज्यादा यहां पर दिखाया जा रहा है और उसी की वजह से कांग्रेस मुख्यालय में जिस तरीके का जश्न का माहौल और तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बिल्कुल साहिल, और ये जो हम 224 का जो पूरा रुझान आ चुका है क्योंकि विधानसभा सीटें 2024, लेकिन जो जादुई आंकड़ा होता है, बहुमत का आंकड़ा होता है 113 का, लेकिन कांग्रेस उसको पार कर 115 पर आ गई है। 73 सीटों पर बीजेपी समझ कर रह गई है और जेडीएस की बात करें तो 30 पर अभी फिलहाल जो बढ़त है वो बनाई हुई है। लेकिन इसी बीच जो संजय राउत का बयान आया है वो इस लिहाज से भी बेहद खास है क्योंकि कोर मुद्दे, जो कोर इश्यूज थे, वो बीजेपी ने यहाँ पर उठाने की कोशिश की थी। हालांकि ये माना जा रहा था कि जब राहुल गांधी की सांसदी गई थी, उनकी सदस्यता गई थी, तो कहीं ना कहीं उस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की थी। और क्या कुछ मुद्दे नहीं उठाए बीजेपी ने कर्नाटक में, चाहे हम बजरंगबली की बात कर लें। और इसी बीच राधा मोहन क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। हमारी कर्नाटक में थी, इस बार उससे अच्छी स्थिति। तो क्या जेडीएस से बातचीत होगी? जेडीएस किंग मेकर रहेगा सर? जेडीएस से बातचीत होगी सर? जेडीएस से बातचीत होगी? चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है और मोदी जी के मार्गदर्शन में योगी सरकार का जो काम है, इन कारणों के से ये पहले भी संभावित था कि भारी सफलता मिलेगी और थोड़ी देर में नतीजे भी स्पष्ट हो जाएंगे और इस चुनाव में बीजेपी को भारी सफलता मिलने वाली है। सर, तो इसी बीच मेरठ नगर निकाय चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर। मतगणना के पहले राउंड में एआईएमआईएम आगे नजर आ रही है। तो एआईएमआईएम का प्रत्याशी बीजेपी सपा से आगे है। मेरठ में एआईएमआईएम के मोहम्मद अनस आगे बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और बिल्कुल लगातार ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक दे रहे हैं और एआईएमआईएम के प्रत्याशी बीजेपी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों से आगे चल रहे हैं। मेरठ का जिक्र कर रहे हैं, मेरठ में एआईएमआईएम के मोहम्मद अनस फिलहाल बढ़त बनाए हुए हैं, आगे चल रहे हैं। मेरठ नगर निकाय चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर, ये बड़ा अपडेट आपको लगातार दे रहे हैं। तो मतगणना से पहले राउंड में एआईएमआईएम आगे चल रही है। प्रत्याशी जो है मोहम्मद अनस, वो आगे चल रहे हैं। हालांकि बीजेपी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को पीछे छोड़ते हुए, आगे बढ़त बनाते हुए एआईएमआईएम के प्रत्याशी मेरठ में नजर आ रहे हैं और ये कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण आंकड़ा हो जाता है और ये जो बढ़त है वो एआईएमआईएम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ऐसे समय पर हो जाती है। तो मेरठ नगर निकाय चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर लगातार अपने दर्शकों को दे रहे हैं। मतगणना से पहले राउंड में एआईएमआईएम आगे नजर आ रही है। मेरठ में एआईएमआईएम का प्रत्याशी बीजेपी और समाजवादी पार्टी से आगे चल रहे हैं। मेरठ में जो प्रत्याशी है एआईएमआईएम का, वो मोहम्मद अनस, जो कि फिलहाल बीजेपी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों से आगे बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। साहिल, बिल्कुल लगातार देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से जो नतीजे हैं
उनमें यहाँ पर फेरबदल होता हुआ नजर आ रहा है। और अभी कुछ भी कहना यहाँ पर मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि धीरे धीरे जिस तरीके से तस्वीरें साफ होती हुई नजर आ रही हैं, उसके बाद ही पता चल पाएगा, लगभग 12-1 बजे के बाद ही ये पता चल पाएगा कि कौन कितनी बढ़त बनाए हुए है। और इसी को लेकर लगातार पल पल की अपडेट्स जनतंत्र टीवी आप तक पहुंचा रहा है। तो कर्नाटक में भी लगातार जिस तरीके के रुझान आ रहे हैं, पल पल जो अपडेट्स है वो बदलते हुए नजर आ रहा है। इसी बीच सुरेंद्र कुमार बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। सबसे पहले तो कर्नाटक में जिस तरीके के रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं और उसके बाद कई तरीके की प्रतिक्रियाएं भी निकलकर सामने आ रही हैं। संजय राउत ने बड़ा बयान यहां पर दे दिया है। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी पर हनुमान जी की गदा पड़ी है। क्या कहेंगे सुरेंद्र जी, सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल, आवाज आ रहा है आपको? जी जी बोलिए। आपको? जी जी सर बोलिए। मैं कह रहा हूँ साहिल भाई कि जैसे अभी आपने कहा कि हनुमान जी का गदा तो आशीर्वाद होता है, तो हार जीत लगा रहता है, वो कोई बड़ा फैक्टर नहीं है। बड़ा फैक्टर ये है कि प्रदेश की बड़ा फैक्टर ये है कि जब कल्याण योजना है वो पहुंचनी चाहिए। चुनाव तो आता जाता रहेगा, मुख्यमंत्री आएंगे चले जाएंगे, ये बड़ा मुद्दा नहीं है। बड़ा मुद्दा ये है कि देश की विकास और प्रदेश की विकास कैसे होगी, इस पे चिंता करने की। जी, लेकिन सुरेंद्र जी, अगर बात की जाए जिस तरीके से कर्नाटक चुनाव को लेकर काफी ज्यादा आश्वस्त भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, तमाम दिग्गज जो भारतीय जनता पार्टी के थे वो चुनाव प्रचार प्रसार में जुटे हुए थे और पूरी तरह से आखिरी समय तक भी आश्वस्त यहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता थे कि सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी। उस बीच तमाम यहां पर मुद्दे निकलकर सामने आए। पहले विकास से शुरू हुआ मुद्दा धीरे धीरे हनुमान जी तक पहुंच गया, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके के रुझान सामने आ रहे हैं, कांग्रेस को बहुमत से भी ज्यादा दिखाया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? साहिल भाई देखिए, जनता का जो आशीर्वाद है, उन्होंने जो आशीर्वाद दिया, मैं तब भी कर्नाटक की जनता को धन्यवाद देता हूँ। उनको जो सही लगा उन्होंने वो किया है। हम लोग जो है बैठक करेंगे, इस पे सर्वे करेंगे कि कहाँ हमारी चूक हुई है। और जहाँ तक देखिए हनुमान जी का गदा और बजरंग बली, ये तो हमारी घोषणाएं में थी, तो ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। आज अब ये बड़ा मुद्दा ये है कि जिस प्रकार से ये लोग करप्शन किया था वहां पर, आज उनको किस तरह से वो देखेंगे आगे, ये सबसे बड़ी बात है। नहीं, लेकिन सुरेंद्र जी, क्योंकि एक तरफ तो अगर हम यूपी की बात करते हैं तो यहाँ पर तो बीजेपी की आंधी दिखाई दे रही है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने वो एक सेट और एक वो टोन 2024 के लिए तो सेट कर दिया है, लेकिन जनता का विषय और मंथन का विषय तो अब कर्नाटक में आप लोगों के विधायक और जो तमाम नेता हैं वो नजर आ रहे हैं कि अब चिंतन करना जरूरी है। जिस तरीके से आप लोग सरकार, केंद्र सरकार के भरोसे थे, लेकिन जब तक राज्य सरकारें काम नहीं करेंगी तो इस तरह के नतीजे आपको सामना करना पड़ेगा उनका। मनीषा जी, जहाँ तक आपने कहा कि और चिंतन करने की मैंने विषय नहीं कहा, मैंने ये कहा कि हमसे क्या गलतियां हुई है, इसको हम लोग 2024 में आप देखिए जिस प्रकार से निकाय चुनाव में जनादेश हमको मिला है और आगे जो है लगातार जो उत्तर प्रदेश की जनता ने जो आशीर्वाद हमको देने का, वो आगे भी जो है हम उनको जो है कंटिन्यू करेंगे और जो विकास का जो विकास कर रही है उसको आगे बढ़ाने का हम लोग काम करें। अच्छा सुरेंद्र जी, क्योंकि तमाम मुद्दे आपने कर्नाटक में उठाए थे, चाहे हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर ले, यूसीसी का, या फिर आपने 4% मुसलमानों को आरक्षण खत्म करेंगे इसका भी आपने ऐलान किया था, इसका भी आपने पुरजोर जिक्र किया था, वहां पर रैलियां की थी, प्रधानमंत्री ने रोड शो किए थे, लेकिन उसके बावजूद अगर इस तरह के रुझान सामने आ रहे हैं तो क्या कहेंगे, कहां पर कमी रह गई है? क्योंकि बजरंग बली से लेकर आप लोगों ने कांग्रेस को साधा, आपने कहा कि इन लोगों को बैर है कांग्रेस से, लेकिन वो भी मुद्दे काम नहीं आए। मनीषा, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार की जीत हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो इस वक्त ये बड़ी जानकारी है, कनकपुरा सीट से डीके शिव कुमार जीते हैं, तो ये बड़ी जानकारी कर्नाटक
चुनाव से जुड़ी कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार की जीत हुई है और यहां पर एक और बड़ी जीत कहीं ना कहीं मान ली जाए, कनकपुरा सीट से डीके शिव कुमार जीते हैं। हालांकि कांग्रेस लगातार यहां पर बढ़त बनाए हुए है और कर्नाटक के कदावर नेता माने जाते हैं डीके शिव कुमार, और अब वो यहां पर से सीट से जीते हैं, कनकपुरा सीट से डीके शिव कुमार जीते हैं। तो कहीं ना कहीं एक ये बड़ा पॉजिटिव नैरेटिव जाता है साहिल, जब इस तरह के रुझान सामने आते हैं। और लगातार ये जो आंकड़ा है, ये जो जीत दर्ज करवा रही है कांग्रेस, अगर हम बात करें यहाँ पर तमाम मुद्दों की, तो तमाम मुद्दों को दरकिनार करते हुए बीजेपी ने बहुत कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं वो मुद्दे पीछे रह गए हैं। और लेकिन यहाँ पर जो पकड़ हमेशा कांग्रेस के कद्दावर नेताओं की मानी जाती रही है, और यही नतीजा है कि यहाँ पर लोगों का विश्वास एक बार फिर से कांग्रेस के उन्हीं कद्दावर नेताओं में नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा था कि कांग्रेस जो थी, कुछ गलतियों की वजह से कहा जा रहा था कि कांग्रेस को भारी नुकसान यहां पर उठाने पड़ सकता है, लेकिन उसके विपरीत यहां पर परिणाम आते हुए नजर आ रहे हैं और एग्जिट पोल्स यहां पर सही साबित होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सभी ने लगभग कांग्रेस को यहां पर बहुमत दिखाया था। और अब जिस तरीके के रुझान सामने आ रहे हैं, कर्नाटक में कांग्रेस को बहुमत से ज्यादा सीटें यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है। लगातार सुरेंद्र कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेंद्र जी, एक बड़ा अहम सवाल यह बनता है कि 2024 की जो पटकथा यहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लिखी जा रही है और जो पिच यहां पर सेट करने की कोशिश की जा रही थी, उसमें एक बड़ा झटका यह हो सकता है कर्नाटक का, जिस तरीके के नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं, जिस तरीके के रुझान इस वक्त देखने को मिल रहे हैं, और कांग्रेस के लिए यह बड़ी उपलब्धि इसको माना जा सकता है। साहिल भाई, देखिए, चुनाव का अलग मुद्दा होता है और विधानसभा का अलग होता है। जैसे अभी मनीषा जी ने कही कि आप मुसलमान के लिए, देखिए, आप उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में लोग कहते थे कि आप हिंदूवाद सिर्फ करते हो, मुसलमान को आप टिकट नहीं देते हो, लेकिन निकाय चुनाव में हमने तो 300 से ज़्यादा मुसलमान भाइयों को टिकट देने का हमने उत्तर प्रदेश में काम किया। और हमारा तो नारा ही है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबके साथ लेके चलने का। तो ये बड़ा मुद्दा नहीं है। आप देखिएगा 2024 में जो है 350 सीट प्लस के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी जो है 2024 में अपना सरकार बनाएगी। और जहाँ तक कर्नाटका की बात है, देखिए, हम लोगों ने कोरोना काल में जिस प्रकार से कर्नाटका के अंदर हम लोगों ने काम करने का काम किया, एयरपोर्ट देने का काम किया, वंदे भारत ट्रेन देने का काम किया, आयुष्मान योजना लेके आए, प्रधानमंत्री आवास योजना लेके हम लोग आए ने, शौचालय हम लोग देने का काम किया, उज्ज्वला योजना देने का काम किया, एलईडी भी हम लोगों ने वहाँ पर देने का काम किया। तो ये तमाम योजनाएं जो हम लोग जमीनी स्तर तक पहुँचाने का काम किया, लेकिन जनता का जो आशीर्वाद है वो सराखों पे है। लेकिन सुरेंद्र जी, सवाल यही बनता है कि आखिर फिर कमी कहाँ रह गई? तमाम बातें आपने यहाँ पर गिनाई, तमाम उपलब्धियां आपने यहाँ पर गिनाई, जनता के लिए तमाम काम करने का दावा भी तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो करते हुए नजर आ रहे थे कर्नाटक में, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हो या गृह मंत्री अमित शाह हो, सभी दिग्गज जो थे वो चुनाव प्रचार प्रसार में जुटे हुए थे। तमाम उपलब्धियां जनता तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी, जनता के बीच जाकर विकास की बातें यहाँ पर हो रही थी और खास तौर पर विपक्ष पर जमकर बरसते हुए सभी नेता नजर आ रहे थे। लेकिन उसके बावजूद कमी कहाँ रह गई, क्या लगता है? देखिए साहिल वाली, बिल्कुल आपने सही कहा कि हम लोगों ने डबल इंजन की सरकार जिस प्रकार से कर्नाटक के अंदर काम करने का काम किया है, अब जनता का जो आशीर्वाद है, देखिए, वो सराखों पे है। जनता जो आशीर्वाद देगा उनको, हमको भी और विपक्ष को भी मानना पड़ेगा। अब यही आप देख लीजिए, अगर आज कर्नाटक के अंदर कांग्रेस जीती है, उनको बधाई, लेकिन अगर वो वहाँ पे जहाँ पे वो हार जाती है तो वो सवाल उठाती है कि चुनाव आयोग और क्या कहते हैं, जो ईवीएम मशीन है वो जो है वो मोदी जी की थी, वो बीजेपी की थी। तो ये दोहरी मापदंड जो है, ये लोग दोहरी मापदंड के साथ चलते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार का कभी कोई आरोप नहीं लगाया कि अगर हम चुनाव हारे तब भी हमने स्वागत किया और चुनाव जीते तब भी हमने स्वागत किया। लेकिन विपक्ष के लोग जो है ये बर्दाश्त उनको नहीं होता है। और जहाँ तक 2024 की बात है तो 2024 का अलग एक पैटर्न होगा। 2024 के लिए हम जो है अलग चुनाव होता है तो उस पर हम लोग अलग तरीका से आगे काम करेंगे और जमीनी स्तर तक जो जन कल्याण योजना होता है उनको लेके जाएंगे, नया जो मुद्दा है उसको लेके जाएंगे। आज माननीय प्रधानमंत्री जी का जो चेहरा है वो देश के अंदर नहीं पूरे विदेशों में जो है एक अलग ही तरीका से लिया जाता है। ठीक है सुरेंद्र जी, उम्मीद पर दुनिया कायम है और यही उम्मीद करते हैं कि
जो तमाम कुछ गलतियां रह गई हैं उन पर काम यहां पर किया जाएगा। ज्ञानेंद्र शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। ज्ञानेंद्र जी, जिस तरीके के उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव की अगर हम बात करें, जिस तरीके के नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने एक मजबूत बढ़त यहां पर बनाए हुए है और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की अगर हम बात करें तो काफी पीछे होते हुए नजर आ रही है। कैसे देख रहे हैं आप पूरे सिनेरियो को? देखिए, उत्तर प्रदेश के अगर शहरी मतदाताओं की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में हमेशा से ही शहरी मतदाताओं में बीजेपी की पकड़ मजबूत रही है और उसके नतीजे चाहे 2012 से 2017 में और अब 2023 में ये सारे बार ये दिखा रहे हैं कि नगर निगम में जो पीछे सीटें थी, अगर 2017 की बात करें तो 14 सीटें, उस वक्त 16 सीटों के लिए मतदान हुआ था, 14 सीटें बीजेपी के खाते में दर्ज हुई थी, 2 सीटें बीएसपी को मिली थी और बीएसपी की ये जीत 2017 की बड़ी चौंकाने वाली थी। आज भी जो अभी रुझान आ रहे हैं उसके मुताबिक अभी एक सीट जो बढ़ गई है नगर निगम की, शाहजहांपुर जिले की, उसको मिलाकर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। हम विधानसभा चुनावों में जो प्रदर्शन कर रहे थे उससे भी ज्यादा शानदार प्रदर्शन इस समय हम नगर निगम चुनावों में कर रहे हैं। ज्ञानेंद्र शुक्ला हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। ज्ञानेंद्र जी, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, अगर बात आपको सुननी है तो मैं आगे बात करता हूं, अगर आप बीच में अगर रोकते हैं या सर मजबूरन माफी के साथ सर, मजबूरन हमें यहाँ पर आपको रोकना पड़ा था। पहले आप या तो आप प्लीज या तो इन्फॉर्म करिए, एंकर के तौर पर एक आप इन्फॉर्म करिए। जी सर, आप समझ सकते हैं कि इस वक्त जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही है, हमारे दर्शकों तक वो प्रतिक्रियाएं पहुंचे, वो भी बेहद जरूरी है सर, इसलिए मुझे माफी के साथ आपको बीच में रोकना पड़ा था। आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं सर। देखिए, टीवी मीडिया की इस शालीनता को जरूर इसको ग्राह्य करिए कि जब बात कोई कर रहा हो तो वो बाइट भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो बोल रहा है वो कम महत्वपूर्ण नहीं है, तो इस पर ध्यान अगर ना दे सके तो बेहतर होगा कि आप किसी गेस्ट को जोड़ने से थोड़ा परहेज किया करिए। जी ज्ञानेंद्र जी, अपनी बात रख सकते हैं अब आप सवाल फिर से करें, आपने क्रम तोड़ दिया। ज्ञानेंद्र जी, मेरा सवाल यही है कि जिस तरीके के यूपी निकाय चुनाव को लेकर जिस तरीके के नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं और जिस तरीके की स्थितियां हम इस वक्त देख रहे हैं, आप कैसे देखते हैं इसे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़त बनाए हुए है और वहीं दूसरी विपक्षी दलों की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, पहले मैंने अपनी बात की शुरुआत की थी कि शहरी मतदाताओं में बीजेपी की एक मजबूत पकड़ रही है और बीजेपी की इस पकड़ की वजह से ही 2012 में 2017 में लगातार बीजेपी ने बढ़त बनाई रही है। 2017 के चुनाव में 14 सीटें बीजेपी के खाते में रही हैं, 2 बीएसपी जरूर जीती थी। इस बार भी जो 17 जो नगर निगम है उनमें से बीजेपी की बढ़त दिखाई दे रही है। आगरा में जरूर बीएसपी जो उम्मीदवार है उनके लिए दिखाई दे रहा है कि उनको इस वक्त बढ़त है, तो ये बीजेपी के लिए निश्चित तौर से एक उनकी खुशी की भी बात होगी और बीजेपी को यह भी भूलना नहीं चाहिए कि इस चुनाव को लेकर विपक्षी दल अब भले ही चिंता जता रहे हो, लेकिन जब चुनाव प्रचार की बात आई थी तो विपक्षी दल एक तरीके से परहेज कर रहे थे, संकोच कर रहे थे और बीजेपी पूरे आक्रामक तरीके से चुनावी मैदान में थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर दोनों डिप्टी सीएम, उनके पूरे सरकार के लोग, संगठन बीजेपी के लोग, सभी ने मिलकर चुनाव प्रचार किया था। जी ज्ञानेंद्र जी, लगातार प्रतिक्रियाएं भी निकलकर सामने आ रही हैं और भारतीय जनता पार्टी काफी आश्वस्त नजर आ रही है जिस तरीके के नतीजे और जिस तरीके के रुझान भी सामने आ रहे हैं। हालांकि अभी तक स्थितियां पूरी तरह से साफ यहां पर नहीं है, लेकिन जिस तरीके के रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं उसके हिसाब से अगर बात की जाए तो 2024 की जो पटकथा है उसे कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, 2024 के लिए तो 13 महीने के करीब ही बचे हुए हैं, लेकिन ये निकाय चुनाव निश्चित तौर से सेमीफाइनल के तौर पर देखे जा रहे थे और ये इन चुनाव में जो भी बढ़त होगी, जिसको भी जीत मिलेगी, तो वो एक तरीके से मनोवैज्ञानिक एक उसको ताकत मिलेगी, सहारा मिलेगा और ये मतदाताओं के बीच बताने में भी उसको बेहतर होगा। और बीजेपी के लिए तो प्रतिष्ठा का सवाल इसीलिए इस वजह से भी था क्योंकि बीजेपी यहाँ पर लगातार 2017 के बाद उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उसी की सत्ता रही है, यहाँ पर सरकार प्रदेश में बीजेपी की रही है, तो ऐसे में बीजेपी को परफॉर्मेंस दोहराने की चुनौती के साथ साथ अपनी प्रतिष्ठा भी बचाए रखनी थी कि क्योंकि ये योगी 2 जो सरकार है 2.0 की सरकार की कामकाज को लेकर भी एक तरीके से मुहर है, तो ऐसे में बीजेपी के लिए ये चुनाव काफी प्रतिष्ठा का सवाल थे। हालांकि अभी विपक्षी दलों के लिए, खासतौर से समाजवादी पार्टी के लिए चुनौतियां बनी हुई हैं, बरकरार हैं और 2024 से पहले
समाजवादी पार्टी और बीएसपी क्या करेंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक अहम पहलू एक और हो जाता है, जो चौथा कोना है, कांग्रेस की बात कर लें, क्योंकि जब 2024 के चुनाव होंगे तो वो बीजेपी और कांग्रेस देश की दो मुख्य पार्टियां हैं। ऐसे में कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अगर नहीं ठहरती दिखाई दे रही है तो फिर 2024 में वो क्या कमाल कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल रहेगा जी। लेकिन ऐसे देवेंद्र जी, क्योंकि देखिए हम ये भी समझा जाए कि आखिर चुनावी नतीजे आने से पहले, रुझान आने से पहले बीजेपी को ज्यादा आंका जा रहा था क्या कर्नाटक की अगर बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर तमाम वो मुद्दे उठाए तो गए थे लेकिन कहीं ना कहीं उनका असर अब जमीनी स्तर पर नजर नहीं आया लोगों के बीच में। हालांकि कर्नाटक में कांग्रेस का कैडर वहां पर पहले से मजबूत है, चाहे हम सिद्धरामैया की बात कर लें, डीके शिव कुमार की बात कर लें, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कर लें, उसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी वहां पर चुनाव प्रचार में नजर आए। लेकिन उसके बावजूद भी तमाम जो चीजें थी, चर्चाओं में भी हम लगातार ये देख रहे थे कि बीजेपी को वहां पर ज्यादा आंका जा रहा था क्या? ज्ञानेंद्र जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, अभी बीच में अभी रुका था। बिल्कुल, कर्नाटक में जैसा आपने कहा बिल्कुल सही बात है कि कर्नाटक में सत्ता भी रही कांग्रेस की, तो उनका संगठन और उनके नेताओं के चेहरों के हिसाब से भी कांग्रेस वहां काफी मजबूत रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए ये बड़ा एक सवाल रहा है कि उसने अपनी जो जमीन पिछले 2 दशकों से ज्यादा वक्त से अपनी गंवा दी है, उसको रिगेन करते हुए कांग्रेस कभी नहीं दिखाई दी। और ना सिर्फ कांग्रेस ने रिगेन करने की कोशिश की अगर बात करें, बल्कि कांग्रेस ने कोशिश भी कम करते हुए दिखाई दी। राहुल गांधी पिछले जब से चुनाव के नतीजे आए हैं उसके बाद से ही वो नदारद रहे हैं। अमेठी के बाद से, वहां की हार के बाद से शायद उत्तर प्रदेश उनको उतना भाया नहीं। प्रियंका गांधी जरूर सक्रिय रही हैं जब एनआरसी सीएए का मामला था, उसके अलावा उत्तर प्रदेश के तमाम मुद्दों को लेकर वो यहाँ पर दौरा कर रही थी। लेकिन 2022 के चुनाव के नतीजे आने के बाद प्रियंका गांधी ने भी एक तरीके से आने से उस तरीके से परहेज किया, निकाय चुनाव में भी वो संकोच करते दिखाई दिए। ठीक है ज्ञानेंद्र जी, वापस लौटूंगा मैं आपके पास। इसी बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। रुझानों में कांग्रेस को बहुमत के बाद हलचल तेज हो गई है। बेंगलुरु में यह हलचल देखने को मिल रही है। कल कांग्रेस की अहम बैठक होगी बेंगलुरु में। 5 स्टार होटल में 50 कमरे बुक किए गए हैं। कांग्रेस ने विधायकों के लिए ये कमरे बुक किए हैं और एक बड़ी बैठक कल बेंगलुरु में होने वाली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिल्कुल, और बेंगलुरु में 5 स्टार होटल में 50 कमरे बुक किए गए हैं। अब विधायकों को संभालना एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है ऐसे समय पर साहिल, क्योंकि अब कहीं टूट ना पड़े या फिर कहीं और खेमे में ना बदल जाएं, तो विधायकों को संभाल कर रखना, क्योंकि ये कोई बड़ी जीत अब कांग्रेस की है, तो ऐसे में विधायकों को संभाल कर रखना, उनको एकजुट करना और यहाँ पर टूट ना हो या फिर दूसरे खेमे में ना पहुंचे, कहीं ना कहीं ये एक बड़ी चुनौती रहती है। और यही इसी लिहाज से बेंगलुरु में 5 स्टार होटल में 50 कमरे विधायकों के लिए बुक कर दिए गए हैं। कांग्रेस ने विधायकों के लिए कमरे बुक किए हैं। सुरेंद्र कुमार बीजेपी प्रवक्ता हैं, वो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेंद्र जी, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में एक जश्न का माहौल यहां पर देखने को मिल रहा था, लगातार रुझानों पर कांग्रेस की नजर बनी हुई है और इस बीच अब जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, कांग्रेस आगे की रणनीति पर भी काम करने की तैयारी में जुट गई है। जिस तरीके से बेंगलुरु में 5 स्टार होटल में कमरे बुक किए जा रहे हैं और यहां पर बैठकें करने की बात निकलकर सामने आ रही है, कैसे देख रहे हैं? साहिल भाई, देखिए बात है, ये प्रक्रिया होती है जब चुनाव में नतीजा अगर उनके पक्ष में है तो जाहिर सी बात है वो विधायक दल की बैठक करेगी और तमाम विधायक जो उनके जीत के आएंगे उनका स्वागत करेंगे और आगे की जो सरकार बनाने की जो रणनीति होती है उस पर वो लोग अपना बैठक करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये तो सब पार्टी की अपनी अपनी एक तो ये प्रक्रिया होती है। अब इस पर जहाँ तक आपने कहा भारतीय जनता पार्टी के, देखिए जो जनादेश कर्नाटका की जनता ने दिया, मैंने आपको कहा कि वो सराखों पे है, उस जनता का आशीर्वाद अगर हमें नकार दिया तब भी तो जनता की जो आशीर्वाद है उनको सराखों पे है। लेकिन जहाँ तक बात रहा सरकार बनाने की, आगे की काम करने की, तो ये आपको जैसे सरकार बनेगी फिर आपको धीरे धीरे मालूम होगा कि, क्योंकि देखिए कांग्रेस पार्टी परिवारवाद से आगे नहीं निकल पाए और फिर वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा परिवारवाद। फिर वो मंत्री बनने में किनको बनाएंगे किनको नहीं बनाएंगे। वहाँ पर सबसे बड़ी बात है डीके शिव कुमार जी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष और वो मुख्यमंत्री के दावेदार भी माने जाते हैं और उनके ऊपर जो है 300 करोड़ का जो है उनके ऊपर आरोप है। तो ये जो भ्रष्टाचार किए हुए हैं, जो करप्शन वहाँ पे है, तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये चुनौती है। अभी देखिए जीत जाना अलग बात है, सरकार को चलाना सबसे बड़ी बात है। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा वहाँ पे, क्योंकि जिस प्रकार से इन लोगों ने देश को लूटने का काम किया, प्रदेश को लूटने का काम किया, फिर ये जनता फिर जवाब इनसे मांगेगी कि भाई हमने आपको सत्ता में बैठाया, अब आप जनता के लिए क्या कर रहे हो, क्या नया दे रहे हो, क्या नहीं दे रहे हो।
तो इस पे जो है नजर रहेगी सबों की। ठीक है सुरेंद्र जी, इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। ज्ञानेंद्र जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं। ज्ञानेंद्र जी आप भी बने रहिए हमारे साथ। आज दिन आज है, कर्नाटक में जिस तरीके से नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं उस पर बसवराज बोम्मई की नजर बनी हुई है, तो लगातार वो नजर बनाए हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये लगातार सीधी तस्वीरें हैं और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बसवराज बोम्मई लगातार जो रुझान सामने आ रहे हैं, जो नतीजे सामने आ रहे हैं, लगातार उन पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं और ये काफ़ी अहम मुकाबला, क्योंकि कर्नाटक में हम शुरुआत से देखते आ रहे हैं, कर्नाटक में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर रही है और इस बार भी कई मुद्दों को लेकर दोनों ही दल आमने सामने नजर आए हैं। और यही वजह है कि इस बार तमाम जो कद्दावर नेता है वो एक एक चुनाव के नतीजे पर, एक एक रुझान पर अपनी नजर बनाए हुए हैं और ये सीधी तस्वीरें साहिल हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। बिल्कुल मनीषा, और साफ तौर पर चिंताओं की लकीरें भी यहां पर दिखाई दे रही हैं बोम्मई के चेहरे पर। हालांकि रुझानों पर पल पल की अपडेट्स वो ले रहे हैं और लगातार नजर बनाए हुए हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर भी निकलकर सामने आ रही है। कर्नाटक में कांग्रेस की आंधी, जिस तरीके से रुझानों में कांग्रेस को बहुमत के पार यहां पर दिखाया गया है, आंकड़ा बहुमत पार, तो पार्टी दफ्तर में जश्न का माहौल, आतिशबाजी और हवा में गुलाल उड़ाते हुए। देखिए अभी नतीजे आने दो, अभी मतगणना चल रही है, मतगणना चलने दो, भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिलेगा, अधिकतम सीट भाजपा जीतेगी। योगी जी के शासन से, योगी जी के कानून के राज से पूरे उत्तर प्रदेश की जनता बहुत खुश है और वो इसी कारण से, और जो नगर पालिकाओं में, जो नगर निगमों में विकास हुआ है उससे बहुत प्रभावित है हमारी जनता और भाजपा भारी बहुमत से जीतेगी। ठीक है, ज्ञानेंद्र शुक्ला जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। ज्ञानेंद्र जी, जिस तरीके से आप लगातार प्रतिक्रियाएं भी सुन रहे हैं तमाम नेताओं की, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो या भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, सभी की अपनी अपनी एक राय है और अभी तक हालांकि पूरी तरह से नतीजे यहां पर सामने नहीं आए हैं, अभी रुझानों पर ही बातचीत हो रही है। लेकिन कर्नाटक की अगर हम बात करें तो कर्नाटक में कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो भारी बढ़त यहां पर बना चुकी है और जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस ने आगे की रणनीति पर भी काम करना शुरू कर दिया है। कैसे देख रहे हैं सर? देखिए बिल्कुल, जो एग्जिट पोल थे वो कर्नाटक पहले से ही इशारा कर रहे थे कि वहां पर बदलाव होगा और कांग्रेस को बढ़त मिलेगी, और वैसा ही जो एग्जिट पोल के नतीजे थे, जैसा रुझान आ रहा था वैसा ही अभी रुझानों में दिख रहा है। नतीजों में वो जल्दी तब्दील हो जाएंगे। तो कर्नाटक में तो कांग्रेस बिल्कुल अभी जो दिख रहा है कि वो पूर्ण बहुमत की ओर बढ़ रही है। तो कर्नाटक में बदलाव होगा और बीजेपी के लिए तो बड़ी चिंता की बात ही होगी, क्योंकि 2024 के पहले ये जो शिकस्त होगी उनके खाते में, ये उनको काफी उनके लिए करारा झटका साबित होगी। हालांकि उत्तर प्रदेश से जरूर मरहम लगेगा, क्योंकि यहाँ पर एक बार की फिर से शहरी मतदाताओं के बीच बीजेपी को अपनी पकड़ बरकरार है, उसकी पकड़, ये उसको सिद्ध करने में एक बार की फिर से उसको इसमें सफलता मिलने वाली है, ऐसा दिखाई दे रहा है रुझानों के जरिए। हालांकि ये भी नहीं भूलना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के जो नगर निकाय के चुनाव हुए हैं इसमें प्रदेश नेतृत्व ने ही सबसे ज्यादा मेहनत की है, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व एक तरीके से पूरी तरह नदारद रहा। इन चुनाव में वैसे भी जो केंद्रीय नेतृत्व होता है वो थोड़ा सा परहेज करता है। तो ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामकाज पर एक तरीके से पूरी मोहर होगी कि शहरी मतदाताओं के बीच बीजेपी की पकड़ बरकरार है, योगी उनके फेवरेट हैं, ये सिद्ध होगा। ज्ञानेंद्र जी, जिस तरीके से आपने यहाँ पर इस बात जिक्र किया कि योगी आदित्यनाथ का जो कामकाज है उस पर जनता ने कहीं ना कहीं मोहर लगा दी है, और ये एक बड़ी चिंता का विषय बाकी विपक्षी दलों के लिए भी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी जिस तरीके से आश्वस्त नजर आ रही थी चुनाव से पहले, अब जो स्थितियां हैं वो बिल्कुल बदल गई हैं यहाँ पर। और 2024 की पटकथा, जिसका मैं बार बार जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा अग्रसर है और लगातार देखने को मिल रहा है कि उसी के को लेकर एक रोड मैप यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तैयार किया जा रहा है। ऐसे में निकाय चुनाव में इस तरीके की जीत अगर भारतीय जनता पार्टी को हासिल होती है तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। निसंदेह बढ़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपना पुराना इतिहास ही दोहरा रही है। 2017 का जो इतिहास है वो दोहराती हुई दिखाई दे रही है, बल्कि एक सीट में इजाफा ही होने वाला है, क्योंकि अभी जो नतीजे दिखाई दे रहे हैं विधान में आगरा को छोड़कर लता मांझी की आगरा से वो आगे चल रही है, लेकिन जगहों पर बीजेपी की बात बनी हुई है। लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि पंचायत में अभी भी समाजवादी पार्टी बड़ी ताकत के तौर पर दूसरे पायदान पर समाजवादी पार्टी ही है। और 2 चुनाव भी विधानसभा के हो रहे हैं, 96 सीटें जो विज्ञापन की सीट है और 16 सीट, यहाँ भी
नतीजे जो आएंगे वो भी देखने वाली बात होगी कि उनके जरिए क्या समाज में अभी बढ़त जो है 96 में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी की है। तो हालांकि ये बीजेपी सीधे तौर पर दोनों जगहों पर नहीं है, अपना दल उनकी सहयोगी है, लेकिन यहाँ के नतीजे ये भी काफी इशारा करें। तेजपाल नागर जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तेजपाल जी, अगर हम नगर पालिका की बात करते हैं, हालांकि मेयर चुनाव में तो बीजेपी क्लीन स्वीप के साथ एक बार को हम कहें, क्योंकि अभी तक फाइनल नहीं कहा जा सकता इन रुझानों को, लेकिन अगर हम नगर पालिका की बात करते हैं तो यहाँ पर जो क्षेत्रीय दल हैं या फिर अन्य दल हैं वो भी बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या उनका प्रभाव भी रहा इन चुनावों में मुद्दों को लेकर? देखिए, क्षेत्रीय दलों का प्रभाव माननीय योगी जी के प्रभाव के सामने बिल्कुल नगण्य हो जाता है। काउंटिंग होने दीजिए, हम जीतेंगे। और दादरी जहां का मैं विधायक हूँ, दादरी से, यहाँ हम दोनों चरणों में दो राउंड खुले, दोनों राउंडों में अच्छे 2 टोन जीत रहे हैं और जितने राउंड खुलेंगे सब में हम जीतेंगे और अच्छी बढ़त बनाएंगे। ठीक है तेजपाल जी, एक अहम सवाल यहाँ पर, और जिस तरीके का जिक्र अभी ज्ञानेंद्र जी ने भी किया था, आपने सुना जरूर होगा कि जो योगी आदित्यनाथ हैं उनकी कार्य प्रणाली पर जनता ने यहाँ पर मोहर लगा दी है, ऐसा प्रतीत हो रहा है जिस तरीके के रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं। अब 2024 की रणनीति के तहत इस चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था। ऐसे में एक बड़ी उपलब्धि यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए, एक बड़ी जीत यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए रहेगी। क्या कुछ आने वाले समय में रणनीति रहने वाली है 2024 के मद्देनजर? देखिए, 2014 सही, 2017 सही यूपी में, 2019 सही, 2022 सही, नगर पालिका सही, जिला पंचायत सही, ब्लॉक सही। देखिए, अभी नतीजे आने दो, अभी मतगणना चल रही है, मतगणना चलने दो। भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिलेगा, अधिकतम सीट भाजपा जीतेगी। योगी जी के शासन से, योगी जी के कानून के राज से पूरे उत्तर प्रदेश की जनता बहुत खुश है और वो इसी कारण से, और जो नगर पालिकाओं में, जो नगर निगमों में विकास हुआ है उससे बहुत प्रभावित है हमारी जनता और भाजपा भारी बहुमत से जीतेगी। ठीक है, ज्ञानेंद्र शुक्ला जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। ज्ञानेंद्र जी, जिस तरीके से आप लगातार प्रतिक्रियाएं भी सुन रहे हैं तमाम नेताओं की, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो या भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, सभी की अपनी अपनी एक राय है और अभी तक हालांकि पूरी तरह से नतीजे यहां पर सामने नहीं आए हैं, अभी रुझानों पर ही बातचीत हो रही है। लेकिन कर्नाटक की अगर हम बात करें तो कर्नाटक में कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो भारी बढ़त यहां पर बना चुकी है और जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस ने आगे की रणनीति पर भी काम करना शुरू कर दिया है। कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, बिल्कुल जो एग्जिट पोल थे वो कर्नाटक पहले से ही इशारा कर रहे थे कि वहां पर बदलाव होगा और कांग्रेस को बढ़त मिलेगी, और वैसा ही जो एग्जिट पोल के नतीजे थे, जैसा रुझान आ रहा था वैसा ही अभी रुझानों में दिख रहा है। नतीजों में वो जल्दी तब्दील हो जाएंगे। तो कर्नाटक में तो कांग्रेस बिल्कुल अभी जो दिख रहा है कि वो पूर्ण बहुमत की ओर बढ़ रही है। तो कर्नाटक में बदलाव होगा और बीजेपी के लिए तो बड़ी चिंता की बात ही होगी, क्योंकि 2024 के पहले ये जो शिकस्त होगी उनके खाते में, ये उनको काफी उनके लिए करारा झटका साबित होगी। हालांकि उत्तर प्रदेश से जरूर मरहम लगेगा, क्योंकि यहाँ पर एक बार की फिर से शहरी मतदाताओं के बीच बीजेपी को अपनी पकड़ बरकरार है, उसकी पकड़, ये उसको सिद्ध करने में एक बार की फिर से उसको इसमें सफलता मिलने वाली है, ऐसा दिखाई दे रहा है रुझानों के जरिए। हालांकि ये भी नहीं भूलना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के जो नगर निकाय के चुनाव हुए हैं इसमें प्रदेश नेतृत्व ने ही सबसे ज्यादा मेहनत की है, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व एक तरीके से पूरी तरह नदारद रहा। इन चुनाव में वैसे भी जो केंद्रीय नेतृत्व होता है वो थोड़ा सा परहेज करता है। तो ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामकाज पर एक तरीके से पूरी मोहर होगी कि शहरी मतदाताओं के बीच बीजेपी की पकड़ बरकरार है, योगी उनके फेवरेट हैं, ये सिद्ध होगा। ज्ञानेंद्र जी, जिस तरीके से आपने यहाँ पर इस बात जिक्र किया कि योगी आदित्यनाथ का जो कामकाज है उस पर जनता ने कहीं ना कहीं मोहर लगा दी है, और ये एक बड़ी चिंता का विषय बाकी विपक्षी दलों के लिए भी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी जिस तरीके से आश्वस्त नजर आ रही थी चुनाव से पहले, अब जो स्थितियां हैं वो बिल्कुल बदल गई हैं यहाँ पर। और 2024 की पटकथा, जिसका मैं बार बार जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा अग्रसर है और लगातार देखने को मिल रहा है कि उसी के को लेकर एक रोड मैप यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तैयार किया जा रहा है। ऐसे में निकाय चुनाव में इस तरीके की जीत अगर भारतीय जनता पार्टी को हासिल होती है तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। निसंदेह बढ़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपना पुराना इतिहास ही दोहरा रही है। 2017 का जो इतिहास है वो दोहराती हुई दिखाई दे रही है, बल्कि एक सीट में इजाफा ही होने वाला है, क्योंकि अभी जो नतीजे दिखाई दे रहे हैं विधान में आगरा को छोड़कर लता की आगरा से वो आगे चल रही है, लेकिन जगहों पर बीजेपी की बात बनी हुई है। लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि पंचायत में अभी भी समाजवादी पार्टी एक बड़ी ताकत के तौर पर दूसरे पायदान पर समाजवादी पार्टी ही है। और 2 चुनाव भी विधानसभा के हो रहे हैं, 96 सीटें जो विज्ञापन की सीट है और 16 सीट, यहाँ भी नतीजे
नतीजे जो आएंगे वो भी देखने वाली बात होगी कि उनके जरिए क्या समाज, जैसे अभी बात जो है 96 में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी की है, तो हालांकि ये बीजेपी सीधे तौर पर दोनों जगहों पर नहीं है, अपना दल उनकी सहयोगी है, लेकिन यहाँ के नतीजे ये भी काफी इशारा करें। तेजपाल नागर जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तेजपाल जी, अगर हम नगर पालिका की बात करते हैं, हालांकि मेयर चुनाव में तो बीजेपी क्लीन स्वीप के साथ एक बार को हम कहें, क्योंकि अभी तक फाइनल नहीं कहा जा सकता इन रुझानों को, लेकिन अगर हम नगर पालिका की बात करते हैं तो यहाँ पर जो क्षेत्रीय दल हैं या फिर अन्य दल हैं वो भी बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या उनका प्रभाव भी रहा इन चुनावों में मुद्दों को लेकर? देखिए, क्षेत्रीय दलों का प्रभाव माननीय योगी जी के प्रभाव के सामने बिल्कुल नगण्य हो जाता है। काउंटिंग होने दीजिए, हम जीतेंगे। और दादरी जहां का मैं विधायक हूँ, दादरी से, यहाँ हम दोनों चरणों में दो राउंड खुले, दोनों राउंडों में अच्छे 2 टोन जीत रहे हैं, और जितने राउंड खुलेंगे सब में हम जीतेंगे और अच्छी बढ़त बनाएंगे। ठीक है तेजपाल जी, एक अहम सवाल यहाँ पर, और जिस तरीके का जिक्र अभी ज्ञानेंद्र जी ने भी किया था, आपने सुना जरूर होगा कि जो योगी आदित्यनाथ हैं उनकी कार्य प्रणाली पर जनता ने यहाँ पर मोहर लगा दी है, ऐसा प्रतीत हो रहा है जिस तरीके के रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं। अब 2024 की रणनीति के तहत इस चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था, ऐसे में एक बड़ी उपलब्धि यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए, एक बड़ी जीत यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए रहेगी। क्या कुछ आने वाले समय में रणनीति रहने वाली है 2024 के मद्देनजर? देखिए, 2014 सही, 2017 सही यूपी में, 2019 सही, 2022 सही, नगर पालिका सही, जिला पंचायत सही, ब्लॉक सही, हम जनता ने बिल्कुल ही भाजपा को अपना लिया है, योगी जी की नीतियों को अपना लिया है, योगी जी के कारनामों से खुश है, और हम 2024 में बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे। ठीक। अच्छा तेजपाल नागर जी, क्योंकि शुरुआत से ही आप लोगों की जो पकड़ है वो खासतौर पर गौतम बुद्ध नगर की जोन में खासतौर पर आपकी पकड़ और आपके लिए विश्वास लोगों में देखने को मिलता है, और लोग तेजपाल नागर को बतौर उनके जनप्रतिनिधि के तौर पर बहुत ज्यादा लोग जानते हैं और विश्वास वो आप पर ज्यादा जताते हैं। लेकिन क्या ये टोन सेट हो गया है 2024 के लिए? निकाय चुनाव को मान लिया जाए कि यहाँ पर जो नतीजे होंगे वो 2024 में अग्रसर होंगे, या फिर वो जो टोन सेट करने की कोशिश बीजेपी की थी, आप लोगों की थी, वो हो चुकी है? देखिए मनीषा जी, 2024 बिल्कुल स्पष्ट है यूपी में और पूरे भारत में स्पष्ट है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 2024 हमारे तिवारा मुख्यमंत्री बनेंगे। भारत की बात छोड़ो, ये दुनिया के सर्वमान्य नेता हैं, और माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश में सुशासन दिया, जो कानून का राज दिया है, उसका पूरा उत्तर प्रदेश और मोदी जी के उससे पूरा भारत मोदी और योगी के साथ। इसी बीच भूपेश बघेल का क्या कुछ कहना है वो भी सुन लेते हैं। कार्यकर्ताओं की जो ताकत है, उसके मनोबल है, वो तीसरा हिस्सा है। तो ये 3-4 एक साथ करेंगे सभी को, तो फिर उस सफलता मिलती है। देखिए, एक उपचुनाव जो होता है और उसके रिजल्ट से पूरे देश के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता गिरता है। ये तो एक बहुत बड़ा राज्य है जहाँ 224 विधानसभा है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसको हम लोग छीने। उसके पहले हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसको हम लोग छीने। तो निश्चित रूप से इससे कार्यकर्ताओं के मनोबल में वृद्धि होगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा, और जो हम मुद्दे लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं उसे जनता अपना रही है। सर जो 40% कमीशन की बात आप लोगों ने की, भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बना कर्नाटक के भीतर में। राहुल गांधी जी कह रहे थे, इसी बात को आप लोगों ने भी बहुत जोर देकर किया, तो क्या जनता ने इस मुद्दे पर भी वोट किया है? और कांग्रेस के साथ वो एनालिसिस वाले करेंगे निश्चित रूप से, लेकिन वो बड़ा मुद्दा कांग्रेस ने बनाया था। एक तो महंगाई है, बेरोजगारी है और 40% कमीशन। तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता उस बात। तो भूपेश बघेल को आप सुन रहे थे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार बीजेपी प्रवक्ता हैं, वो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेंद्र जी, जिस तरीके से भूपेश बघेल को अभी आपने सुना, उनका यह कहना है कि एक एक करके तमाम राज्य जो हैं वो छीने जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? साहिल भाई, जो 60-65 साल सत्ता में बने रहे, सत्ता में रहे, राज किया, जिन्होंने देश को लूटने का काम किया, हमने उनसे छीना है, वो हमारा नहीं छीना है। 70 साल से सत्ता में वो बने हुए थे,
हम नहीं बने हुए थे। हमने तो जनता को जो है, जो जन कल्याण योजना था वो हमने मुहैया कराने का काम किया। जो जनता का मेन सुविधा था वो हम लोगों ने पहुंचाने का काम किया। कांग्रेस ने तो देश को लूटने का काम किया। कांग्रेस ने तो परिवारवाद से आगे निकलने का नाम ही नहीं लिया। आज मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार अगर होती वहाँ पे, तो ये आप तय नहीं करते कि कौन मुख्यमंत्री होता। लेकिन आज आप ये कांग्रेस के अंदर ये कह सकते हैं कि फलाना आदमी मुख्यमंत्री बन सकता है। तो परिवारवाद से तो वो ना निकल पा रहे हैं और वो हमको बता रहे हैं कि हमसे वो छीने हैं। अरे उनसे तो हमने छीना है। जहाँ 400 सीट उनका हुआ करता था लोकसभा में, आज कितने पे 40 पे सिमट गई है वो। उनके आज तमाम स्टेट में उनका सरकार होता था, आज कहाँ पे है? तीन पहले था, अब ये चौथा हो जाएगा उनका। इससे ज्यादा कहाँ था उनका? ये आप उनसे पूछिए ना। ठीक है, ये कह रहे हैं कि हमसे वो छीन रहे हैं। सुरेंद्र जी वापस लौटूंगा। इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर। यूपी नगर निगम चुनाव में पार्षद पद के नतीजे सामने आ रहे हैं। अयोध्या में जयप्रकाश नारायण वार्ड से बीजेपी के अनिल सिंह जीत गए हैं, बड़ी खबर। तो वीर सावरकर वार्ड से बीजेपी के मनीष सिंह जीत गए हैं। पंडित दीनदयाल वार्ड से बसपा के विश्वजीत यादव ने जीत दर्ज की है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो यूपी नगर निगम चुनाव में पार्षद पद के नतीजे, बड़ी खबर। और लगातार ये जानकारी लगातार अपने दर्शकों को भी दे रहे हैं। ज्ञानेंद्र शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ज्ञानेंद्र जी, जिस तरीके से यूपी निकाय चुनाव को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं और जिस तरीके के रुझान भी निकलकर सामने आ रहे हैं, अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी के 2 प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। वहीं बात की जाए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो बढ़त है उत्तर प्रदेश में, जैसा कि आपने पहले भी जिक्र किया कि कहीं ना कहीं मरहम लगाने का काम ये जरूर करेगी भारतीय जनता पार्टी के घाव पर, जो कर्नाटक में अब भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन वहीं अगर बात की जाए जो तमाम विपक्षी दल हैं, जैसा कि अभी हमने भूपेश बघेल को भी सुना, उनका ये कहना था कि एक एक करके राज्य छीन रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। क्या ये कहना अभी मुनासिब होगा इस वक्त? अभी देखिए, वो हिमाचल का और उसके बाद कर्नाटक की बात कर रहे थे, उसके परिप्रेक्ष्य में वो बात कह रहे थे। लेकिन अभी जो चूंकि सबसे महत्वपूर्ण जब आप बात करते हैं 2024 देखते हैं, तो उत्तर प्रदेश के में 80 सीटें हैं लोकसभा की। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में कौन सी पार्टी कितनी मजबूत है, ये बड़ा मायने भी रखता है। क्योंकि उत्तर भारत की इस बेल्ट में उत्तर प्रदेश की बड़ी अहम किरदार हो जाता है। और उत्तर प्रदेश में वहां के निकाय चुनाव एक इंडिकेशन देते हैं, एक बैरोमीटर है कि वहां जनता क्या चाहती है। लेकिन एक बात जो इस चुनाव में एक और अहम दिखाई दे रही है, उस पर भी जरूर गौर करना चाहिए, वो ये बात है कि अभी तक समाजवादी पार्टी जो पहले चाहे अल्पसंख्यक वोटों की बात हो या फिर बीजेपी के खिलाफ जो वोट होते थे उनको एक गैदर करने की बात थी, वो 2022 में करती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन इस चुनाव में, निकाय चुनाव में इस बार बीएसपी की बढ़त, एक खासतौर से अभी आगरा में एक सीट वो उसमें बढ़त बनाए हुए है। तो बीएसपी के बढ़त का मतलब यही है। और स्वार की जो विधानसभा की उपचुनाव है, उसके नतीजे में अभी जो स्वार में समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी है वो अनुराधा चौधरी, वो पिछड़ती हुई अगर दिखाई दे रही है, तो ये बताने के लिए भी काफी है कि कहीं क्या अल्पसंख्यक जो मतदाता हैं, मुस्लिम वर्ग के वोटर्स हैं, उनका सपा से कुछ मोहभंग हुआ है और वो शिफ्टिंग उनकी अगर क्या बीएसपी की तरफ दिखाई दे रही है। अगर ऐसा होता है तो ये समाजवादी पार्टी के रणनीतिकारों के लिए बेहद चिंता की बात होगी। हालांकि बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में फिलहाल एक राहत की बात यही है कि भले ही कर्नाटक में वो हार रहे हों, लेकिन उत्तर प्रदेश में शहरी मतदाताओं में उनकी पकड़ बरकरार है। फिलहाल के रुझान यही बता रहे हैं। यही बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, आप एक अच्छी खासी समझ रखते हैं और कई चीज़ों में बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज आपको है इन सब तमाम चीज़ों को लेकर। अगर हम बात करें, उसी बीच एक जिस तरीके का आपने जिक्र किया यहाँ पर कि समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती हुई इसलिए भी नज़र आ रही हैं क्योंकि तमाम जिन वोट्स पर उसकी नज़र थी वो भी इस बार समाजवादी पार्टी के साथ होते हुए नज़र नहीं आ रहे। और ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी इन चुनावों में भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती है तो क्या ही उम्मीद लगाई जा सकती है अब समाजवादी पार्टी से? देखिए, बिल्कुल राजनीति में काफी कुछ, जब कोई चुनाव के नतीजे आते हैं उससे बहुत कुछ नब्ज पता चलती है कि जनता क्या सोच रही है। तो इस चुनाव में भले ही ये एक बात पहले से ही तय थी कि बीजेपी की पकड़ शहरी मतदाताओं में है और बीजेपी ने बड़ी आक्रामक शैली में चुनाव प्रचार भी किया था। लेकिन ये जो विपक्ष का जो एक स्पेस है वो कौन भरता हुआ दिखाई दे रहा है, इसको लेकर बहस पहले भी चल रही थी। अभी बीएसपी की बढ़त ये बता रही है कि अभी जो 2022 में भले ही एक सीट पर बीएसपी सिमट गई हो विधानसभा के चुनाव में, लेकिन
अभी के नतीजे और रुझान ये बता रहे हैं कि बीएसपी को एकदम खत्म मान लेना, जिन लोगों ने माना था उस वक्त भी बातें की जा रही थी कि ये गलत बात थी, और अभी बीएसपी को अगर यहां पर बरकरार है या बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, ये सीधे तौर से समाजवादी पार्टी के लिए चिंता की बात है। और कांग्रेस का एकदम कहीं भी इस तरीके से दस्तक ना देना, ये भी एक बड़ी चिंता की बात कांग्रेसी खेमे के लिए भी है। हालांकि कांग्रेसी यही कह सकते हैं, उनकी तरफ से यही कहा गया था कि प्रियंका गांधी और उनके जो लोग स्टार प्रचारक थे, उनका पूरा फोकस कर्नाटक में था, इसलिए उत्तर प्रदेश की ओर रुख नहीं कर सके। लेकिन फिलहाल कांग्रेस की जो स्थिति है उत्तर प्रदेश में, वो कांग्रेस के लिए, उनके रणनीतिकारों के लिए चिंता की बात जरूर है। अच्छा सुरेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा, क्योंकि अगर हम मेयर पद के प्रत्याशियों की बात करते हैं और रुझानों की बात करते हैं, तो इसमें अभी भी बीएसपी एक आंकड़े के साथ नजर आ रही है, और अगर हम नगर पालिका की बात करते हैं तो बीएसपी, समाजवादी पार्टी या फिर अन्य क्षेत्रीय दलों की बात करते हैं तो यहाँ पर उनके पास भी सीटें जाती नजर आ रही है। लेकिन क्योंकि पसमानदा मुसलमानों की बात करें, जैसे मेरठ जैसे जिले के आप लोगों ने बहुत सेमिनार्स भी किए थे, बहुत सारे लोकसभा में भेजा, असं लोगों का तह दिलों धन्यवाद करते हैं। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। क्या लगता है कि बिजली पे काम कर गई? देखो सर, ये ऐसा नहीं है। हाँ, बिजली पर किया है, 580 मोहल्ला क्लिनिक ओपन किए हैं, 9 टूल प्लाजा बंद किए हैं, और सबसे बड़ी बात जो परिवारवाद है ना, कभी बाप बन गया कभी बेटा बन गया, ये खत्म किया। देखो, ये एक पंजाब सरकार ऐसी सरकार है जिसमें आम घर के एमएलए, आम घर के मंत्री बने हैं। मेरा नाम सुखविंदर सिंह है, मैं नॉर्थ का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और लगातार, क्योंकि लगातार जश्न का माहौल हम हर जगह देख रहे हैं, पार्टियां जिस तरीके से जीतती हुई नजर आ रही हैं। सुरेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि जहां पर हम बीएसपी की बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी की या फिर अन्य क्षेत्रीय दलों की बात करते हैं, चाहे वो नगर पालिका की बात करें, नगर पंचायत की बात करें, या फिर मेयर पद के जो प्रत्याशी उनकी बात कर लें, लेकिन आप लोगों ने भी तो बढ़ चढ़कर सेमिनार्स किए थे, बहुत सारे सम्मेलन किए थे मुसलमानों को साधने के लिए, तो क्या वो वोट शिफ्ट होता हुआ नजर नहीं आया आप लोगों को? अब सुरेंद्र जी, आवाज मिल रही है आपको? हेलो 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 जी, आवाज मिल रही है सुरेंद्र जी आपको? जी 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 बिल्कुल जी। सुरेंद्र जी, मेरा सवाल ये था कि जिस तरीके से अब रुझान सामने आ रहे हैं, तो हम इसमें अन्य क्षेत्रीय दलों की भी बात कर लेते हैं, बीएसपी की या फिर एसपी की भी बात कर लेते हैं, मेयर प्रत्याशियों की भी बात कर लेते हैं, लेकिन आप लोगों ने बहुत ज्यादा सम्मेलन भी किए थे, चाहे हम मेरठ जैसे जिलों की बात कर लें या फिर उस जोन की बात कर लेते हैं, तो पसमानदा मुसलमानों को साधने की कोशिश आप लोगों ने की थी और उन्हें बहुत ज्यादा आश्वस्त में आपने रखा था। लेकिन जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, क्या ये नहीं दर्शाता कि आप लोगों का वोट बैंक शिफ्ट हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है मनीषा जी। ये देखिए, मीडिया का काम है आकलन करना, लेकिन जहाँ तक बात है, अगर आप ये कह रहे हैं कि उससे कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ने वाला है क्योंकि देखिए, मेयर में भी हमारी बढ़त है, हम मेयर में भी अपनी सरकार बनाएंगे, और जहाँ नगर पालिका हो या नगर पंचायत हो, वहाँ पे भी हमारी सीट अच्छी है और वहाँ पे भी हम अच्छे खासे जो है जीतने जा रहे हैं। और जहाँ तक देखिए बात रहा, हमारी सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया था, तो इनका भी एक असर जो है यहाँ पे देखने को मिला है। ठीक है, ठीक है। तो चलिए सुरेंद्र जी, हम लोगों ने काम किया है, उसका आशीर्वाद जो है जनता ने हम लोगों को देने का काम किया है। ठीक है, चलिए सुरेंद्र जी, आप हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए और अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। ज्ञानेंद्र जी हमारे साथ थे। ज्ञानेंद्र जी, आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में साथ निभाने के लिए। तो साफ तौर पर जनतंत्र टीवी पल पल के अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। नतीजों का आज दिन है, कर्नाटक के नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं, साथ ही साथ यूपी निकाय चुनाव के नतीजे भी लगातार पल पल के अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। मेरी सहयोगी मनीषा हमारे साथ थी। मनीषा, आपका भी बहुत बिल्कुल, और लगातार इस पर हमारी जानकारी हम दर्शकों को लगातार देते रहेंगे, क्योंकि पल पल की जानकारी हम लगातार सुबह से अपने दर्शकों को दे रहे हैं। आगे भी इस पर नजर बनी रहेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी।